नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जैन समाज ने धार्मिक स्थलों पर होने वाले अतिक्रमण को लेकर दिया धरना। जैन समाज की भावनाओं को ध्यान रखने की उठाई मांग। पुष्कर में होने वाले आंखों के विशाल ऑपरेशन पर लगी रोक को लेकर प्रेस वार्ता। सीएमएचओ ने दी सफाई। महिला समन्वय समूह ने किया मातृशक्ति सम्मेलन। अनीता बदेल ने किया संबोधित। एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर, मरीज खतरे से बाहर। शहर के 80 पेंशनर सम्मानित, एलआईसी ने दिया सहयोग। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। सकल जैन समाज द्वारा जैन तीर्थ स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर आज अजमेर गांधी भवन पर जैन समाज द्वारा उपवास कर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज संपूर्ण भारत में जगह जगह जैन समाज द्वारा जैन तीर्थ स्थलों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। साथ ही जैन धर्म के रक्षकों के बने धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण कर हटाया जा रहा है और कब्जा कर उन पर अधिकार जमाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज इस धरने के माध्यम से संपूर्ण जैन समाज द्वारा सरकार से सुरक्षा की अपील की गई और जैन तीर्थ स्थलों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। आज हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जिस तरह आए दिन हमारे तीर्थों के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है और कहीं कब्जे किए जा रहे हैं और कहीं जो है हमारे जो आदर्श हैं, हमारे धर्म के जो रक्षक हैं, हमारे धर्म के जो जिनके पीछे हमारा जैन धर्म चल रहा है, हमारे सिद्ध परमेष्ठी हैं, उन क्षेत्रों के ऊपर जो है उन्होंने अतिक्रमण करके और उनको हथियाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में मुख्यतः अभी जैसे चाहे हमारा संबेशिखर जी का मैटर था, चाहे हमारे अभी प्रेजेंट में गिरनार जी का मैटर चल रहा है, चाहे पाली थाना का मैटर चल रहा है, सब जगह उन असामाजिक तत्वों ने जो है कब्जा करके और उन क्षेत्रों पे जो है अपना एकाधिकार जमाना चाह रहे हैं। उसके विरोध में संपूर्ण भारत के अंदर जो है जैन समाज द्वारा आज विरोध प्रदर्शन है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर हमारे जैन समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और हमने हमारे क्षेत्र वाइज भी जो है हमने इस कार्यक्रम को रखा है। आज समस्त जैन समाज द्वारा उपवास रखा गया है और 3 घंटे का हमने यहाँ प्रदर्शन रखा है कि 3 घंटे हमें विरोध स्वरूप बैठे हैं कि सरकार आप जो है चेत के हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। इस देश के अंदर जो है जैन समाज के लोग जितने सादगी से और जितना देश के अंदर उनका सहयोग है, उस सहयोग को देखते हुए जैन समाज की बिल्कुल सुरक्षा जो है सरकार द्वारा नहीं की जा रही है, उनके क्षेत्रों की सुरक्षा नहीं की जा रही है। उसके लिए हमने आज जो है यहाँ उपवास रखा है और समस्त हमारा जो है पूरे दिन भर का उपवास पूरी समाज का है। आज पूरी समाज का कोई भी व्यक्ति हमारा अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा और यहाँ जो है हमने अपना विरोध स्वरूप यहाँ एक कार्यक्रम रखा है जो गांधी भवन से हम एक सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि शीघ्र हमारे क्षेत्रों को उन असामाजिक तत्वों से मुक्त किया जाए और वहाँ की गतिविधियों के लिए जो प्रशासन द्वारा वहाँ सख्त कार्रवाई कर जो है कहीं ना कहीं जो है हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। आज संपूर्ण भारतवर्ष में जैन तीर्थों की सुरक्षा हेतु एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हुआ है, जिसके अंदर हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारे जैन धर्मावलंबी दर्शन करने जाते हैं तो उनके साथ में अमानवीय व्यवहार वहाँ पर होता है। तो उसी क्रम में हमारे साधु संतों, आचार्यों, मुनियों की प्रेरणा से आज दिल्ली के अंदर लाल किला के मैदान से एक राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुई है। उसी क्रम में आज अजमेर जैन समाज के द्वारा यहाँ पर गांधी भवन स्थित पर एक सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है और जिसके तहत हम आज पूरा सकल जैन समाज उपवास पे रहेगा और 3 घंटे का एक विरोध प्रदर्शन यहाँ से किया जा रहा है। और समाज से ये सरकार से ये मांग हम लोग करते हैं कि हमारी सिर्फ तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए, क्योंकि वो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र होता है। और पूरे देश के अंदर कहीं रैलियों, कई प्रदर्शन के माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है और इसी क्रम में आज यहाँ है। और कल हम लोग एक शिष्टमंडल जाकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम और राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन भी हम देंगे। दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में सकल दिगंबर श्वेतांबर जैन समाज एकत्रित होकर हमारे तीर्थ क्षेत्र जो गिरनार जी हैं, संबेशिखर जी हैं, पाली थाना है आदि पर शत्रुंजय में अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिनको लेकर के सारे समाज में बहुत रोष है कि हमारे इन सिद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करके आखिर दुनिया के जो असामाजिक तत्व क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज एक संपूर्ण समाज, शांतिपूर्ण जीवन यापन करने वाला समाज है। इसके सिद्ध क्षेत्रों पर जहाँ इनकी आस्था विशेष है, जहाँ से इनके तीर्थंकर और मुनि आदि मोक्ष गए हैं, ऐसे सिद्ध क्षेत्रों पर कब्जा कर के हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। हम सभी से भावना रखते हैं कि पूरा भारत देश लोकतंत्रात्मक है और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
ऐसे देश में यदि जैन समाज अल्पसंख्यक है उसके साथ ये नाइंसाफ़ी ना हो और साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्रों पर अवैध कब्जे किए गए हैं उन्हें मुक्त किया जाए। आज 17 दिसंबर को पूरे भारत वर्ष में खासकर दिल्ली में रामलीला मैदान में विशेष बड़ा आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हम सरकार को और देश के प्रत्येक व्यक्तियों को जागरूक करके बताना चाहते हैं कि जैन समाज के लिए, हमारे हित के लिए हम लड़ना भी जानते हैं और संघर्ष करना भी जानते हैं। इसलिए हमारे इन क्षेत्रों को उन असामाजिक तत्वों से मुक्त कराया जाए, जिससे कि हम शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला जैन समाज है वह शांतिपूर्ण जीवन जिए और देश के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाला करदाता जैन समाज है। ऐसे जैन समाज को आप यदि नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम समस्त सरकार को, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, भारत के जितने भी राज्य हैं, समस्त राज्यों की सरकारों के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारे जहाँ जहाँ क्षेत्रों पर कब्जे किए गए हैं उन्हें मुक्त कराया जाए और हमें उनमें न्याय दिलाया जाए। पुष्कर में आयोजित होने वाले आंखों के शिविर को कल सीएमएचओ द्वारा मंजूरी नहीं देने को लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शिविर को मंजूरी नहीं देने को लेकर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया ने जानकारी देकर बताया कि प्रथम आवेदन पर इस ट्रस्ट को इस बात से अवगत करवा दिया गया था कि जहां उनके द्वारा ऑपरेशन थिएटर बनाने की परमिशन मांगी जा रही है वहां थिएटर की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर वहां बेस हॉस्पिटल उपलब्ध है तो ही ट्रस्ट को ऑपरेशन थिएटर बनाने की मंजूरी मिलेगी। और बताया कि जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है तो आज तक उनकी तरफ से कोई ज्ञापन और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो दबाव किस बात का। यह सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं जो इनके द्वारा की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ मरीज की सुरक्षा के चलते कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि पूर्व में भी अजमेर में एक ऐसा मामला हुआ था जिसकी आज तक रिकवरी नहीं हो पाई है। ये जो बापू रणछोड़ दास चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट के द्वारा जो पुष्कर में एक जो नेत्र शिविर के लिए परमिशन चाहिए गई थी, जब ये हमसे मिले थे तब उनको पहली बार में हमने उनको जो राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उसको पालना करने के लिए हमने उनको कहा था कि भाई इस गाइडलाइन की पालना करेंगे तो इसमें इनको इस गाइडलाइन के अंदर इनको परमिशन दी जा सकती है। साथ ही उनको ये भी बता दिया गया था कि जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसमें मोटे मोटे बिंदु क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो ऑपरेशन करने की अनुमति मिलेगी वो या तो एनजीओ के बेस हॉस्पिटल में मिलेगी या किसी स्टैटिक सेंटर हो जहाँ पर रेगुलर आई के ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। अगर एनजीओ अगर परमिशन लेता तो उसका खुद का एक बेस हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। तो ये जो मुख्य बातें हैं इनकी पालना नहीं करने के कारण इनको अनुमति नहीं दी गई। साथ ही उनको ये भी इंश्योर किया गया है कि अगर वो इस चीज़ की पालना करते हैं तो हम उनको अनुमति देंगे, और अगर उनके कोई मरीज आते हैं, कोई बाहर से आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। राज्य सरकार और हमारा जिला प्रशासन उनके साथ पूरी तरीके से है। वो जो भी मरीज आते हैं उनका हम हमारे स्टैटिक सेंटर जेएलएन का जो ऑफ्थेल्मिक डिपार्टमेंट है वहाँ पर उन सभी के हम ऑपरेशन करवाएंगे, किसी को भी वापस नहीं जाने देंगे। सर, क्या वजह रही कि लास्ट मोमेंट पे ये जो चीज़ें वो सामने आई? इससे पहले का सीएमएचओ डिपार्टमेंट देख नहीं पाया था उन्हें? नहीं, बिल्कुल ये बात जो है ये बिल्कुल गलत बात है। प्रथम बार में ही इनको इस बात से अवगत करा दिया गया था कि आपका जो ये जो आप ऑपरेशन थिएटर बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ पर परमिशन आपको नहीं दी जा सकती। वहाँ पर बेस हॉस्पिटल या उसका ऑपरेशन थिएटर होगा तो ही परमिशन मिलेगी, और गाइडलाइन की कॉपी भी हमने उसको भिजवा दी गई थी। सर, उनका ये भी आरोप है प्राइवेट अस्पतालों के दबाव में ये इनको अनुमति नहीं मिली। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जहाँ तक बात है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने आज तक हमको कोई ज्ञापन भी नहीं दिया, न किसी तरह की एप्लीकेशन दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने भी हमको कुछ नहीं कहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल का किसी तरह का कोई दबाव भी हमारे पास नहीं है। ये सारी जो बातें हैं केवल मनगढ़ंत बात है, और जो मुख्य मुद्दा है, जो जिस चीज़ की हम बात करते हैं कि जो मरीज है उसकी सुरक्षा और उसकी आंखों की रोशनी की सुरक्षा की हम बात करते हैं, उससे मुद्दे को भटकाया जा रहा है। हम और हमारी पूरा जो जिला प्रशासन चाहता है कि अच्छे ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो और उनको किसी तरह की बाद में परेशानी नहीं झेलनी पड़े। पहले कोई घटना हो चुकी है? ऐसा अजमेर में पहले भी हो चुका है, जिसकी
रिकवरी आज तक नहीं पाई है। मार्बल सिटी हॉस्पिटल की बात करें, वो भी प्रकरण हमारे पास है। इसके अलावा ब्यावर में एक बार हो चुका है। ये ऐसी घटना है जिसके कारण राज्य सरकार को जो गाइडलाइन है दोबारा नहीं बनानी पड़ी, और उसकी पालना में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसा भी अपन बिंदुवार अपन डिस्कस भी करेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे कि स्टैटिक सेंटर के अलावा किसी भी जगह पर किसी भी कॉस्ट पर अनुमति नहीं दी जा सकती। सर 20 दिन पहले ट्रस्ट की तरफ से एक पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी लगभग, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास सारे सब कुछ इंतजाम है और हम CMHO डिपार्टमेंट से भी इसकी परमिशन लेंगे, और शायद उन्होंने एप्लीकेशन आपके पास लगाई दी थी। क्या वजह रही कि 20 दिन में डिपार्टमेंट उनकी उस एप्लीकेशन को नहीं देख पाया, या वो निरीक्षण? जहाँ तक अपन बात करते हैं उनके निरीक्षण की या एप्लीकेशन देने की बात, एप्लीकेशन जो दी गई थी केवल एक मात्र एप्लीकेशन थी। उसके साथ जो निर्धारित एनेक्सर 1 में हमको एप्लीकेशन देनी पड़ती, जिसमें उनको पूरी डिटेल देनी पड़ती है। उसके लिए भी हमने उनको लेटर लिखा है कि आप जो निर्धारित फॉर्मेट है उसमें आप एप्लीकेशन दें, उसके बाद आपका पूरा जो नॉर्म्स है उस हिसाब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, आपके पास कितनी आप ऑपरेशन थिएटर में कितनी टेबल लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपके पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, कौन से आपके स्टाफ है, कौन से आपके आई सर्जन है, इसकी सारी डिटेल उसमें दी जाती है। वो नहीं दिया, वो आज तक भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। और जहाँ तक अपन बात करते हैं जो टेक्निकल पार्ट है, ये हमारे साथ पोरवाल जी हैं जो ऑफ्थल्मोलॉजी के HOD, वो आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें जो कल्चर रिपोर्ट है, हमको OT शुरू करने से पहले कम से कम 21 दिन का उसका ड्यूरेशन होता है, उसकी कल्चर रिपोर्ट हमको लेनी होती है। उसके साथ साथ जो भी स्टाफ है, उन पूरे स्टाफ की हमको ट्रेंड है या नहीं उसकी पूरी लिस्ट चाहिए। जैसा कि हमारी टीम भी विजिट करने गई थी, उस समय तक स्थिति ऐसी थी कि काम भी चल रहा था। उस समय ये उनका कहना था कि आपकी विजिट जल्दी हो गई, आपको शनिवार को आना चाहिए। अगर शनिवार को हम करते हैं तो उसका निरीक्षण नहीं हो पाता, जबकि स्थिति ये है कि 7 दिन पहले सारे जो स्टाफ है उसकी लिस्ट ऑफ सर्जन्स की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, वो ट्रेन है या नहीं है। बात उसकी करें बायोमेडिकल, उसकी कोई व्यवस्था हमको नहीं मिली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि आँखें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे आँख का, और हम सबसे ज़्यादा संक्रमण जो देखते हैं वो आँख में देखते हैं। आँखों के ऑपरेशन के बाद ज्योति वापस पाना असंभव होता है। जीवन भर के लिए मरीज के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा लग जाता है। आँखों का जब संक्रमण हो जाता है तो उसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। हमने 2016 में ऐसे 2 कांड देखे थे जब ब्यावर में हमारे करीबन 30 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी थी। हमने अभी यहाँ पे अपने किशनगढ़ में हॉस्पिटल था, वहाँ पे भी देखा कि हमारे कितने मरीजों की आंखें चली गई थी। हमने सूरतगढ़ कैंप हुआ था 2015-14 में, तब भी हमने देखा कि कई मरीजों की हमें आंखें निकालनी पड़ी। उसी के बाद 2016 में हमारी आंखों के 3 बड़े सबसे बड़े डॉक्टर्स की विशेषज्ञ टीम जो डॉक्टर PK माथुर की कमेटी थी, उसने एक कमेटी ने ये 15 सुझाव दिए थे, और उन 15 सुझावों को हम देखने पुष्कर गए थे। उन 15 सुझावों में से जो भी होने चाहिए वो कोई भी उस मापदंड पे नहीं हो पा रहे थे। सबसे पहला तो है एक स्टैटिक सेंटर होना। स्टैटिक सेंटर वो होता है जहाँ पे नियमित रूप से आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं। दूसरा, उस OT में कम से कम 21 दिन पहले कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव टाइम उसका कल्चर रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा संक्रमण आजकल बैक्टीरिया से नहीं होता है, फंगल से होता है। फंगल कल्चर हम 21 दिन पहले तो रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो हम उसको कैसे हाँ कर देंगे। तीसरी चीज़, ना तो हमारे पास उन्होंने कोई डॉक्टर्स का पैरामीटर दिया, ना हमारे को उन्होंने कोई स्टाफ का पैरामीटर दिया, ना हमारे को उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का कोई पैरामीटर दिया, ना हमारे
हमारे मरीजों के कोई फायर सेफ्टी का पैरामीटर दिया। हमारे सारे मरीजों को अगर वो रोक रखते हैं तो वो खुले एक मैदान में जहाँ खाटें लगाई जाती है उन खाटों पे लेटाया जाएगा, जबकि 3 दिन मरीजों को ऑपरेशन के बाद भी रखना होता है। उनका कोई किसी तरह का कोई प्लान या वो नहीं है। हमने उनको ये कहा है और आप सबसे भी निवेदन करते हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, जेएलएन है, सेटेलाइट है, सरकारी अस्पताल है, जहाँ पे निःशुल्क सुविधा जब ऑलरेडी हमारे मिल रही है तो वहाँ पे मरीज हमारे स्क्रीन करें। हम उनके साथ स्क्रीनिंग करने को तैयार हैं। हम उन मरीजों को जेएलएन या सेटेलाइट लाना चाहते हैं और उन मरीजों की जो भी सेवा हम सारी बहुत अच्छी जैसी वो चाहेंगे वैसी हम निःशुल्क सेवा वहाँ कर सकते हैं। हमारे थिएटर में भी हम रोज़ स्टरलाइजेशन कराते हैं। मैं रोज़ जब 2:30-3 बजे जाता हूं तो सबसे पहले ये देखता हूं कि ओटी में संक्रमण तो नहीं है। अगर ओटी में संक्रमण है तो फिर हम ओटी रोक देते हैं। याद करिए हमारे बीच में 1 महीने तक हमने ओटी रोका था और हमने हमारे सारे ऑपरेशन सेटेलाइट में कराए थे डॉक्टर प्रदीप भार्गव साहब के साथ। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है और जितने भी मापदंड सरकार के नियमित है उनमें से वो कहीं पे भी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मरीजों की आँखों का सब अच्छा होता पर कुछ ख़राब हो जाता तो हम कैसे अपने आप को माफ़ कर पाते। सर लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि बताता हूँ, अभी सरवाड़ में सरकार की तरफ से ब्लाइंडनेस सोसाइटी सीएमएचओ साहब और डायरेक्टर की तरफ से कैंप, मेगा कैंप, मोबाइल कैंप लगा है। वहाँ पे 400 मरीजों को चिन्हित किया गया है। कल डॉक्टर प्रदीप भार्गव 200 ऑपरेशन अपने चिकित्सकों के साथ करके आए हैं। वो जितने मरीज थे सरवाड़ में स्क्रीनिंग हुई, पर क्योंकि सरवाड़ में स्टैटिक सेंटर नहीं था अतः उन सब मरीजों को केकड़ी ले जाया गया। केकड़ी के बड़े अस्पताल में उनको ऑपरेशन किया गया। हमारी यहीं पे बस इतनी सी बात है कि जो भी ओटी हो वो ओटी पूरा 100% सिक्योर यहाँ हो। पर क्या इंतजाम है अगर बाय द वे ऑपरेशन की स्थिति बनती है आपके माध्यम से, तो यहाँ पर क्या इंतजाम है? हमारे जेएलएन में और सेटेलाइट में पूरे इंतजाम है। हम नियमित रूप से 30 से 40 ऑपरेशन करते हैं। सारे मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन होता है और हमारे यहाँ पे सारी ऑपरेशंस नियमित रूप से होते रहेंगे, फॉलोअप होता रहेगा। हमारे यहाँ पे एक फैब्रिकेटेड वार्ड बन चुका है जिसमें 300 पलंग है। हम 300 मरीज एट अ टाइम मरीजों को भर्ती कर सकते हैं। ये बात हमने हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे सुपरिटेंडेंट सर को भी इन्फॉर्म मैंने कर दी। अजमेर के विजयलक्ष्मी गार्डन में आज महिला समन्वय समूह द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल सहित अजमेर विभाग की समस्त महिलाएं उपस्थित रहीं। महिला समन्वय की संयोजिका अलका गौड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज मातृशक्ति सम्मेलन में 3 जिलों से महिलाएं इस आयोजन में शामिल हुई हैं, जिनकी कुल संख्या 2,500 से 3,000 के बीच है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के माध्यम से महिलाओं में जागृति और उनकी समस्याओं का उद्बोधन किया गया है। आपको बता दें कि इस आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता भदेल सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। आज विजयलक्ष्मी पार्क में महिला समन्वय की टोली के द्वारा महिला मातृशक्ति का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अजमेर विभाग की सारी महिलाएं उपस्थित हैं। 3 जिले, ब्यावर जिला, अजमेर महानगर और अजमेर जिला, जिसके अंदर पूरे ग्रामीण से महिलाएं यहाँ पधारी हैं। 2,500 से 3,000 की संख्या महिलाओं की रहने वाली है और इसके अंतर्गत विभिन्न सत्रों के माध्यम से महिलाओं में जागृति लाने का, उनकी समस्याएं सुनने का और विशेष क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं का उद्बोधन रहेगा। और इसके यहाँ पर अल्पाहार, भोजन सभी की व्यवस्था। इसमें चीफ गेस्ट कौन कौन आए आज? प्रीति जी हैं, प्रमीला दीदी हैं एवं हमारे यहाँ पर मनीषी जी हैं हमारी प्रांत की, और विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारीगण हैं। ये सभी यहाँ पर पधारे। मैम, उद्देश्य क्या है इसको लेकर महिला को इकट्ठा करना? यहाँ इस महिला समन्वय हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रहे हैं और विभाग से हो रहे हैं। कईयों के हो चुके हैं, 13-14 विभागों के हो चुके हैं। हमारा आज है और कोटा में भी आज यह विभाग सम्मेलन है। इसका उद्देश्य महिलाओं में जागृति लाना एवं उनकी समस्याएं सुनना और उनमें एक उत्साहवर्धन रहे, तो उन्हें भी लगे कि हमारा कोई वजूद है और हमको विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना है। कहीं वह पिछड़ जाती हैं तो उनको आगे लाना, और कोई असहयोगी या किसी प्रकार से प्रताड़ित है तो उनका सहयोग करना। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार चारों को मेड़ता से अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में रेफर करवाया गया, जिन्हें इलाज के बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर बताया है। कोतवाली थाना पुलिस ने चारों लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
भाई कंट्रोल के जरिए सूचना मिली थी कि मेड़ता से कोई एक ही परिवार के 4 मेंबर पॉइजन खा के रेफर हो गए हैं। और उस इत्तला पे मैं यहाँ पहुँचा तो कैलाश, उर्मिला और विशाखा और कृष्णा ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, 2 बेटियाँ हैं। और इनके प्रॉपर्टी विवाद के चक्कर में बड़े भाई से कोई डिस्प्यूट था, उस चक्कर में इन्होंने पॉइजन खाया है। अभी वर्तमान में डॉक्टर साहब के बताने के अनुसार खतरे से बाहर है, इलाज बढ़िया तरीके से जारी है। विष्णु प्रसाद वैष्णव, सदर कोतवाली, जिला अजमेर। अजमेर के जनकपुरी स्थल पर जिला शाखा अजमेर द्वारा 80 वर्षीय पेंशनर्स का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 120 पेंशनर्स, 2 भामाशाह और समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने जानकारी देकर बताया कि आज इस आयोजन को 12 उप शाखाओं के साथ 12 जिलों के जिला अध्यक्ष के अतिरिक्त और प्रांतीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष की सहभागिता से आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समारोह में LIC अजमेर द्वारा आवश्यक आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया और इस दौरान पूरे कार्यक्रम में 800 कूपन वितरित किए गए, जिनमें विभिन्न शाखाओं से आने वाले 200 व्यक्तियों को सहयोग राशि वितरित की गई है। आपको बता दें कि सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान 1100 व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था जिला शाखा की ओर से करवाई गई है। 17 दिसंबर 2023 को जिला शाखा अजमेर के द्वारा हमेशा की तरह जनकपुरी के अंदर ये भव्य समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें 12 उप शाखाओं के अध्यक्षों के साथ 12 जिलों के जिला अध्यक्षों के अतिरिक्त प्रांतीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष, मुख्य संरक्षक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के साथ सहभागिता के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में 80 साल वाले 120 पेंशनरों को सम्मानित किया गया है, 2 भामाशाहों को सम्मानित किया गया है, सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है और जो जिला शाखा अजमेर के अंदर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर महोदय ने का उद्बोधन हुआ है, कोषाधिकारी अजमेर का उद्बोधन हुआ है और मंच पर जितने भी आसीन व्यक्ति हैं उनका उद्बोधन हुआ है। हमारे इस समारोह के अंदर LIC अजमेर के द्वारा आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, उनके क्षेत्रीय निर्देशक के द्वारा भी और BR शास्त्री हॉस्पिटल के प्रबंध निर्देशक के द्वारा भी यहाँ पर अपनी सहभागिता निभाई गई है। और ये इसके अंदर जलपान की व्यवस्था के साथ साथ भोजन व्यवस्था की गई है और इसके अंदर करीबन जो हमारे 800 कूपन बिके हैं और 200 व्यक्ति जो हैं जो विभिन्न शाखाओं से आए हैं उनको सहयोग राशि के रूप में दिया गया है। इस प्रकार जिला शाखा अजमेर के द्वारा 1100 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था की गई है। आईना पत्रिका अंक 11 वर्ष 2023 जो कि सीनियर नागरिक विशेषांक है उसका विमोचन कराया गया, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन से रिलेटेड सारी बातों को सम्मिलित किया गया। आज की मुख्य अतिथि कौन कौन आए थे? आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला कलेक्टर अजमेर, अध्यक्षता शंकर मनोहर जी के द्वारा की गई है और कोषाधिकारी प्रतिभा चुड़ावत जी के द्वारा। हमारी ATO वो भी आई हैं, SP मोगा जी का भी आना है और इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं और उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई है। कार्यक्रम कहाँ पे किस जगह चल रहा है? ये कार्यक्रम जनकपुरी के अंदर चल रहा है और जनकपुरी जो है यहाँ पर ही हमारे द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये जगह सबको परिचित है इससे, इसलिए जो भी हमारे बाहर के अतिथि आते हैं वो सुविधापूर्वक यहाँ पर प्रवेश कर लेते हैं और बाकी आपके सामने कार्यक्रम चल रहा है और आप इनकी व्यवस्थाओं से पत्रकार बंधु भी जिला शाखा अजमेर के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। कल देर रात अजमेर की लोहागढ़ रोड पर एक कार ओवर स्पीड होने के कारण डिवाइडर से जा टकराई, जिसके कारण कार में भीषण आग लग गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें जयपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कार में सवार जेएलएन हॉस्पिटल का वार्ड बॉय प्रताप नगर निवासी कृष्णा दोस्तों के साथ पुष्कर गया था। रात को लौटते समय अजमेर में लोहागढ़ रोड पर कार लहराते हुए डिवाइडर से जा टकराई। स्पीड इतनी तेज थी कि कार पलट गई और उसमें आग लग गई। कृष्णगंज थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में चौरसियावास निवासी सोहेल खान, वैशाली नगर निवासी जय सांखला और कबीर नगर निवासी शक्ति सिंह की मृत्यु हुई है। कबीर सिंह और जय सांखला कार में ही जिंदा जल गए, जबकि सोहेल खान ने हॉस्पिटल ले जाते समय दम तोड़ा। वहीं लोहा खान निवासी कृष्णा मुरारी और गुजर धरती निवासी उमेश कुमार बुरी तरह आग में झुलस गए, जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। कल रात की घटना ये लोहागढ़ रोड पे रिफ्ट कार थी, वो डिवाइडर से टकराई। उसमें 5 लड़के थे, उसमें अचानक आग लगी गाड़ी में। मौके पर जो लोग पहुंचे उन्होंने उनको बचाने का प्रयास भी किया था, क्योंकि 2 तो बुरी तरह से झुलस गए थे। 2 की मौके पर डेथ हो गई थी, एक यहाँ जेएलएन में डेथ हुई थी। 2 अभी इसमें उपचाररत है, एक को जयपुर रेफर किया। अभी कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभी इनके परिजन आए हैं, जो मौके पर उनसे पूछताछ करके ही पता करेंगे। अभी ये कन्फर्मेशन हुआ नहीं है इसका। कितने जने मरे हैं, क्या नाम? 3 की भी डेथ हो गई। शक्ति सिंह बता रहे हैं, तो शक्ति सिंह, एक सोहेल खान, एक जय सांखला। ये कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के है। एक सोहेल खान चौरसियावास के, बाकी लोकल ही है अजमेर के, सिविल डिफेंस में काम करते थे। गाड़ी कौन सी थी? रिट्स कार है, डीएल नंबर। कैसे क्या हुआ? अभी मौके पर पहुंचने से तो प्रथम दृष्टया वो डिवाइडर से टकराई ऐसे लग रहा है। फिर उसमें कार में अचानक आग लगी। सर गैस कितना? ये अभी कार क्या पूरी तरह से जल गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। सर जो बाकी घायल हैं कैसे? घायलों में एक को रेफर किया है जयपुर, दोनों अनकॉन्शियस है अभी, इसलिए उनके भी बयान हो गए। फॉयसागर अजमेर से GC2 में चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान हाथीखेड़ा निवासी मजदूर पर दीवार गिरने से युवक के हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। मजदूर के परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। घायल मजदूर के रिश्ते में लगने वाले चाचा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने भतीजे की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार को मानते हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी टेंडर छूटने पर भी इनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं होता और ना ही उन्हें कंस्ट्रक्शन कार्य की जानकारी होती है। मजदूरों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए ही कार्य पर लगा दिया जाता है, जिनका नतीजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। परिजनों ने बताया कि वह ठेकेदार के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर मजदूर के लिए न्याय की मांग करेंगे। गेट के अंदर इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जो ठेकेदार है जोबनेर का है,
ये भाई साहब खड़े हैं, हमारा भतीजा है, वो जो काम कर रहा था, ठेकेदार को ध्यान नहीं था, कौन सी दीवार कौन सी लापरवाही से है, वो ढसी हुई थी, कमज़ोर थी दीवार, और उनको हेल्पर को सुबह जाते उस कमरे में लगा दिया उसको, और बोले इसको तोड़ दो। वो कमज़ोर थी, सब वो एक 2 आदमी काम कर रहे थे, एक आदमी बाहर मलबा डाल रहा था तगारी से, एक आदमी तोड़ रहा था। ये ठेकेदार की लापरवाही के कारण वो दीवार कमज़ोर थी, वो दीवार पूरी मेरे भतीजे के ऊपर गिर गई, इससे उसका दोनों पैर टूट गए हैं, दोनों पैर अलग हो गए और हाथ अलग हो गया उसका। मैं उनका चाचा जी बोल रहा हूँ। अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कुछ नहीं, मेरे भतीजे का इलाज होना चाहिए। मेरा भतीजा इलाज तो वैसे होगा नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ 99% बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर वो जिस दिन रहेगा तो हम उसकी कैसे करेंगे देखभाल। वैसे क्या नाम है भतीजे का? मेरा भतीजे का नाम संदीप है। कहाँ रहते हैं? ये आदिकेट रहते हैं अभी, हम नसराबाद के मेन गोदाम मंडी भाई मोहल्ला। मालिक कौन है ठेकेदार का नाम? मालिक ये और ठेकेदार का नाम पूछे मगर CRP गए, CRP के अंदर काम कर रहे थे, CRP 2 के अंदर फायसा करोड़ में। क्या स्थिति है अपनी? अभी स्थिति बहुत नाजुक है साहब, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मुकदमा दर्ज करें? ना सर, मुकदमा दर्ज कराएंगे आप? बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे साहब। इस कारण से मुकदमा दर्ज कराएंगे सर, क्योंकि अभी जो टेंडर छूटता है ना, सरकारी टेंडर, इनके अंदर इनका लाइसेंस बिल्कुल नहीं होता, ये काम के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। मैं खुद कारीगरी का काम करता हूँ और मेरे पास भी लाइसेंस है, लेकिन ये चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं कि काम कैसे किस तरीके से होता है। ये अपने मर्जी से काम करते हैं, टेंडर छुड़ा देते हैं बड़े नौतर लोगों के कारण से। अब ये देखो इनका हाथ से ये हो गया है। अब बताओ, आप बताओ हम क्या करें इनका। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है।
मेहमान जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पुष्कर भवन में स्थित भगवान शिव शंकर और श्री राम लक्ष्मण मंदिर के वार्षिक उत्सव के तहत आज रंकावत समाज की ओर से कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर पुष्कर सरोवर के गऊ घाट से बड़ी संख्या में महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा रंकावत भवन पहुंची, जहां पर विशेष पूजा अर्चना एवं हवन यज्ञ हुआ। इसके बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया और भोजन प्रसादी का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम अखिल भारतीय राठौत भवन समाज, जो कि श्री राम दरबार का वार्षिक उत्सव का आयोजन और शिव दरबार का वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या क्या आयोजन किया जा रहा है? इसमें कलश यात्रा और हवन भोजन होगा। इसके अलावा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। कौन कौन कलाकार है? कलाकार या स्थानीय कलाकार है पुष्कर के। कथा का भी आयोजन है? कथा का आयोजन है और हवन का आयोजन है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।